श्वेता, मैं इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में हूँ। इंदिरापुरम एरिया है, नोएडा गाजियाबाद से लगा हुआ। हालांकि गाजियाबाद में ही ये पूरा इलाका आता है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, सुबह का वक्त है, बच्चों के स्कूल जाने का वक्त है क्योंकि सावन शुरू हो चुके हैं, तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं लोग। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी पार्क में योगा कर रहे थे। मैंने इनको रोका हुआ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं इनसे बात करती हूँ कि इस बार के बजट से इन्हें क्या उम्मीद है। क्या नाम है सर आप? राम विनोद चौधरी। चौधरी साहब, क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड हैं, तो एक रिटायर्ड व्यक्ति को, या जब आप सर्विस में थे, सरकार से क्या उम्मीद करते थे, और अभी आप घर में आपका बजट ठीक ठाक रहे, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। सर्विस पीरियड में तो हम लोग जो भी कमाए उस पर टैक्स पूरा ईमानदारी से दिए हैं। सैलरीड क्लास ही केवल टैक्स प्रॉपरली पे करता है। अब जो पेंशन मिलता है वो भी बहुत कम मिलता है। जैसे हम लोग PSU में काम करते थे तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। तो हमारी जो सेविंग्स है उसी के बैंक इंटरेस्ट से हम लोगों का काम चलता है, तो बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं सेविंग्स पर भी इनको अब टैक्स देना पड़ रहा है। मैम, किचन में सब कुछ ठीक ठाक है, अपनी सेहत पे ध्यान तो दे रहे हैं आप लोग। बजट के चलते आपके किचन की सेहत अच्छी रहे तो क्या उम्मीद करते हैं सर? थोड़ा सब्जी सब इतना महंगा है जो आदमी को परेशानी तो हो रहा है चलाने में। और वही रेलवे टिकट का हम लोग को भी सीनियर सिटीजन का जैसे है, पहले था जो कुछ आफियत था, अभी कुछ आफियत नहीं है। पहले सीट था तो सीनियर सिटीजन का नीचे मिल जाता था, अब वो सब एकदम खत्म हो गया। ये रेलवे में भी उम्मीद कर रही है कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ खास हो रेलवे में, क्योंकि रेल बजट आम बजट साथ में ही आता है। अब आप क्या चाहती है मैम? जो सब चाहते हैं यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको वही सुविधा मिले। महंगाई कम हो। महंगाई कम हो, टिकट कट जाता है, अब भेड़िया देसान ढुका दिया जाता है, न एसी का पता चलता है न जनरल का पता चलता है। अब तो सरकार ने नियम कर दिया ना कि वेटिंग में टिकट हो तो ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिलेगा। तो कर दिया है तो कहाँ वैसा हो रहा है अभी तो नियम आया है सर, जल्दी से लागू भी हो जाएगा वो तो। देखिए, मेरे हिसाब से बजट हर साल आता है वो आम जनता पे कर का भार बढ़ाने के लिए आता है, ना कि कर का भार हल्का करने के लिए आता है। हमेशा पर मिडिल क्लास के लिए, हाँ, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सभी के ऊपर कर्ज का और ये मतलब कर का भार बढ़ाने के लिए आता है, ना कि भार कम करने के लिए। आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी भी चीज पे कम। सर, खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवराज भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक तरह से कहें कि ये जो हमारे खास मेहमान हैं ये भी एक मिश्रण है जो एक अलग अलग तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई राजनीति के क्षेत्र से, कोई खेती किसानी करता है, कोई एक तरह से कहें अर्थशास्त्र को समझता है। और हम ये समझेंगे इन बातों को कि आखिर क्या उम्मीद एक आम आदमी लेकर के चलता है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे ही चंद्र प्रकाश जी, क्या ये माने, चूंकि मिडिल क्लास को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में 7 तारीख को कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है, तो माने जो एक मिडिल क्लास सोच रहा है टैक्स स्लैब को लेकर, उसमें उसको खुशी मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक टैक्स स्लैब की बात है उसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर हम अभी आशाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इस सरकार की चिंताएं ज़्यादा बढ़ी हैं। अभी हम कोविड से निकले हैं, अभी पूरा विश्व एक संकट में है। महंगाई जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, आप उसको रोक रहे हो। बस आप जितना आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही वो घुसे जा रही है, वो भी एक सत्य है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। महंगाई की चुनौती है, डिमांड कम हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। आपके सामने जो आज आप ग्रोथ अपनी जो भारत जिस दर से विकास कर रहा है, उस विकास को आप जो आपका उत्पादन होगा वो खपेगा कहाँ, वो उसका कंजप्शन कहाँ होगा, ये आपके सामने एक चुनौती है। तो इस स्थिति में देश के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं और उससे जुड़ी हुई मध्य वर्ग की चुनौतियां हैं। मिडिल क्लास की चुनौतियां, मिडिल क्लास की समस्याएं तभी हल होंगी जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक करेगी। पिछले 10 वर्ष में सरकार ने जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को एक संभाला है, जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर रूप दिया, जो एक अव्यवस्था थी, एक अराजकता थी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो इन्होंने बनाई हुई थी पिछले UPA के शासन में, जिस तरीके की अराजकता थी, आर्थिक अराजकता, उसको इन्होंने दूर किया, एक आर्थिक अनुशासन लागू किया। उसका परिणाम आज इनकम टैक्स के रूप में आया कि इनकम टैक्स की स्लैब्स इन्होंने कम की है, लगातार कम हुई है। कोई कह सकता है कि इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, आपके सामने आंकड़े हैं। और अभी 2020 में आखिरी जब कोविड का वो फर्स्ट फेज था, उस समय भी इन्होंने इनकम टैक्स कम किया और वो कम हुआ। सर ठीक है, आप अपनी बात यहाँ पूरी कीजिएगा, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास हम आते हैं क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, कहा जाता है कि इस देश में ना सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो मिडिल क्लास ही भरता है, और जब बजट आता है तो उसकी उम्मीदें होती है कि हमें टैक्स में रियायत मिले और इनकम में हमारे बढ़ोतरी हो। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है, तो क्या कुछ उम्मीद की जाए
और अगर टैक्स बढ़ता है, घटता है, कितनी राहत मिल सकती है मिडिल क्लास को? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए मिडिल क्लास कहते किसको हैं जी, क्योंकि कहते हैं कि साहब 30-35% मिडिल क्लास है और हिंदुस्तान के अंदर जो टोटल टैक्स पेयर्स हैं वो 1.5% हैं। इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास का मतलब क्या 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला है? हाँ, मैं उसको मिडिल क्लास मानता हूँ, लेकिन आप ये समझते हैं कि 20-25 लाख रुपए साल कमाने वाला अगर मिडिल क्लास है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर देश के गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन को और अति गरीब को बेनिफिट्स देने हैं, तो आज के तारीख में हिंदुस्तान में जो दुर्व्यवस्था इन लोगों ने अर्थव्यवस्था की मचा दी है, उसमें वो लोग बड़े अपने को फॉर्चुनेट समझे कि उनके पास इनकम तो है। आज छोटे दुकानदार के पास, छोटे उद्योग के पास अपने रेंट देने के लिए पैसा नहीं है और उस समय कह रहे हैं साहब हमको इनकम टैक्स रिबेट दे दीजिए। अरे मैं तो चाहता हूं जो सुपर रिच हैं, जो फिल्दी रिच हैं, जो रिच हैं, उनके तो 10-10 कोठियों में 5-5 कोठियां बेच के और गरीबों में बांट दिया जाए। समाजवाद के खिलाफ इन्होंने बात की। जाते हैं विदेश, वहां बड़ी बड़ी सड़कें देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं, टॉल देखते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर स्थिति यह है, बड़े खुश होते हैं साहब, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचा दिया। अरे दिल्ली से देहरादून 6 घंटे में लोग जाते थे, रास्ते में 50 रेस्टोरेंट में रुकते थे, ठेले वालों में रुकते थे, फल खाते थे। गरीब आदमी को मार दिया है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले टॉल देकर उनके सुख सुविधा की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच सायोराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सायोराज सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप खेती के बारे में जानकारी रखते हैं। हम अपने अन्नदाताओं की बात करें तो भारत में अन्नदाताओं को लेकर कई गंभीर मुद्दे भी उठते आए हैं, कई उनकी मांगे भी रही हैं। ऐसे में उसको डिफाइन करना उतना आसान नहीं होगा, तो क्या उम्मीदें इस बार वो रख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि हर बजट को किसान बजट का नाम दिया जाता है, लेकिन किसान जहाँ है वहीं की वहीं खड़ा है। आज किसान 50 साल पीछे है। सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, जैसे घड़रोज हैं, छुट्टे साढ़ हैं, सूअर हैं। ये 40% फसल को आज नष्ट कर दे रहे हैं, उससे देश को भी नुकसान होता है। हमने सरकार से कहा था जैसे बीएसएफ होती है उसी प्रकार एक एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, जिसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जिस फसल को आवारा पशु नष्ट कर देते हैं उससे मतलब हमारी जो कृषि है वो सही फसल होगी तो देश को निर्यात करके, अन्य निर्यात करके। आज दलहन की खेती को घड़रोजों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है, दलहन की खेती हम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से आयात करना पड़ता है। उसी प्रकार पालतू पशुओं में जो हमारे मवेशी हैं उनके जो स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। बांझपन का रोग गौओं में बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने के लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं है और नस्ल बदलाव के लिए हमारे पास जो अच्छे दूध वाले पशुओं में उनके लिए नहीं है और पशु बीमार हो जाता है तो मवेशी हॉस्पिटल और दवाइयों की बहुत सारी कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव देहात में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दूर होता जा रहा है। स्वास्थ्य बहुत, चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है और शिक्षा बहुत महंगी कह रहे हैं आयुष्मान भारत का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। जरा मैं आपके पास मैं आती, अब ब्रेक लेना है सर, एक ब्रेक लेना है। प्रेम कुमार जी, ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है एक उम्मीद। आज हम बात कर रहे हैं उसी उम्मीद की और मुझे ऐसा लगता है कि समाधान की बात होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ जो रास्ते निकल रहे हैं उसको भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समाधान की तरफ बात नहीं कर पाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी लगातार बड़ी जारी है बजट को लेकर के। ग्राउंड से आपको हम बताएंगे क्या है लोगों की उम्मीदें। इस स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, फौरन लौट रहे हैं।